हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है नदीम खान। दोस्तों आज हम देखेंगे रीट 2018 के लेवल 2 की लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश का पेपर दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन। एकदम सही स्ट्रक्चर किस में दोस्तों, बहुत बार बता चुका हूँ। और ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था पिछली रीट में 2012 या 11, मेरे को याद नहीं है। आप पीछे के पेपर्स में जाके देख सकते हो। मैंने खुद ने वीडियो बना रखे हैं, तो उस चैनल पे आप जाके देख सकते हो अगर ट्राई करना चाहो तो इसके करेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि सबसे पहले क्या आता है WH। ठीक है, WH वर्ड जैसे कि व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ फार, ये सब WH वर्ड्स होते हैं। ठीक है, फिर आती है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आती है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, एडवर्ब जो भी लगाना चाहो, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों WH वर्ड का है नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन में WH नहीं है, तो ये WH वाला तो वैसे ही कट गया। ठीक है, तो यहाँ तक ये WH वाला ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन शुरू होगा कहाँ से? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू है, हैव है, डिड है और डिड है। ठीक है, ये 4 हेल्पिंग वर्ब। अब देखते हैं कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या सब्जेक्ट दे रखा है। तो इसमें भी है डू यू, इसमें भी ऑप्शन बी में हैव यू, डिड यू, इसमें भी तो तीनों में है। ठीक है, यहाँ तक क्रम सही है। फिर है मेन वर्ब की बारी, तो देखते हैं मेन वर्ब सही यूज कर रखी है नहीं, तो पहले वो देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। तो डिड यू हैव। ठीक है, अब इसमें दोस्तों 2 यूज़ कर रखी है, हैव भी है और गॉट भी है। ठीक है, अब डू आ गई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ दोस्तों कभी भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आती है। ठीक है, इसमें गॉट को थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो ये ऑप्शन वैसे ही कट गया। ठीक है, अब हैव यू गॉट, यहाँ तक सही है ये ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर हैव है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट, हैव से शुरू हो रहा है तो। ठीक है, जो भी हैज़ है वो हैड से शुरू होता है, वो कौन सा होता है? परफेक्ट टेंस होता है। और परफेक्ट टेंस में क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉट होती है। गेट, गॉट। तो यहाँ तक क्रम से ये हैव यू गॉट। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें भी वही बीमारी दे रखी है दोस्तों जो इसमें थी, तो ये ऑप्शन वैसे कट गया। ठीक है, कि डिड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, ये आ गई, फिर इसने थर्ड फॉर्म एक्स्ट्रा में और लगा दी, तो ये ऑप्शन वैसे कट हो गया। फिर है कि डिड यू गॉट ए कार। डिड यू के साथ दोस्तों डिड से जब शुरू होता है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है ये। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट जब डिड से शुरू होता है वाक्य, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, डिड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये होता कि डिड यू गेट ए कार, तो इससे हो जाता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये एकदम सही है। हैव यू गॉट, फिर लास्ट में क्या आ गया? ये आ गया हेल्पिंग वर्ब, ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट आ गया ए कार। ठीक है, लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क, तो ये एकदम सही ऑप्शन है। हैव यू गॉट ए कार, क्या तुम्हारे पास कार है? ठीक है दोस्तों, अगर ऑप्शन ए को हमें सही करना रहता है, ठीक है, तो किस प्रकार से सही हो सकता था? अगर इसमें से गोट को हटा देते, डू यू हैव ए कार। ठीक है, और ये ऑप्शन सी में होता, इसमें से गोट को हटा देते, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता। डिड यू हैव ए कार, क्या तुम्हारे पास कार थी? ठीक है, या डिड यू गेट ए कार, अगर इसमें गेट होता गोट की जगह, तो ये भी सही था। लेकिन कुछ ना कुछ गलतियाँ रहती हैं, इसलिए ऑप्शन बी सी हो जाएगा, हैव यू गॉट ए कार, क्योंकि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। इसमें सबसे पहले आ गई हेल्पिंग वर्ब हैव आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, फिर आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉट, फिर आ गया ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पैसिव वॉइस है, थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट को पहचानते हैं। सॉरी, पेन ले लेता हूँ मैं। थीव्स सब्जेक्ट क्या है? थीव्स वर्ब क्या है? ब्रोक इनटू। ठीक है, वर्ब क्या है? ब्रोक इनटू। और ऑब्जेक्ट क्या है? माय हाउस, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो क्या करते हैं सबसे पहले पैसिव वॉइस में? ये पहचानने के बाद जो क्रम होता है, मैं क्रम से बता रहा हूँ आपको कि ठीक है, कि क्रम से कैसे चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रख रखा है। ऑब्जेक्ट क्या है? माय हाउस, इसमें भी रख रखा है, इसमें भी रख रखा है, इसमें भी रख रखा है, सिर्फ इसमें नहीं रखा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, माय हाउस। फिर दोस्तों वर्ब पहचानने की, वर्ब क्या है? ब्रोक इनटू। ब्रोक किसकी फॉर्म है दोस्तों? ब्रेक की। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म दे रखी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही टेंस में आती है दोस्तों, 12 टेंस है, 12 में से एक ही टेंस में आती है, और वो है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव किसमें चेंज होगा दोस्तों? वॉज वर में। वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, माई हाउस। अब आपका घर, मेरा घर। ठीक है, मेरा घर एक वचन है ना, मेरे बहुत सारे घर थोड़ी हैं। इसमें लिखा है माई हाउसेज होता है तब तो बहुवचन हो जाता है, लेकिन ये सिंगुलर है, माई हाउस। अब माई हाउस सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या आता है? वॉज आता है दोस्तों, वर नहीं आता। वर आता है प्लूरल के लिए।
माई हाउस वॉज, अब देखते किस में वॉज नहीं दे रखा है, उसको हटा देंगे। एक तो ये हट गया था पहले ही, ठीक है। अब इसमें देखो दोस्तों माई हाउस वॉज दे रखा है, ये सही है। माई हाउस हैड, ये गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी सही दे रखा है माई हाउस वॉज, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी दोस्तों, तो वर्ब क्या है, ब्रेक है, तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक की फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, सेकंड ब्रोक और थर्ड ब्रोकन। तो देखते हैं किसमें ब्रोकन नहीं है, इसमें ब्रोकन इनटू दे रखी दोस्तों, इसमें भी ब्रोकन दे रखी, लेकिन इसमें इनटू हटा दिया दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी में तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब है, ब्रेक इनटू यानी घुस गए, जब चोरी छिपे घुसते हैं उसको बोलते हैं ब्रेक इनटू, ठीक है। तो इसमें से इनटू हटा दिया तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। तो हमारा सही क्या हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, बाई लगा के सब्जेक्ट लिखते हैं ना, बाई सब्जेक्ट क्या बना, थीव्स है, तो ये सही हो जाएगा। माई हाउस वॉज ब्रोकन इनटू बाई थीव्स, मेरे घर में चोर घुस गए थे, ठीक है। चोरों द्वारा मेरे घर पर धावा बोल दिया गया, इस प्रकार से बोल सकते हैं इस वाक्य को, अगर हिंदी में बोलना चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही ऑप्शन है। रघु इज द टॉलेस्ट ऑफ एनी अदर बॉयज इन माई क्लास, रघु इज द टॉलेस्ट बॉय आउट ऑफ एनी बॉय इन माई क्लास, रघु इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास, रघु इज द मोर टॉल बॉय इन माई क्लास। तो दोस्तों ये मोर टॉल कुछ नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लो आप, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट होता है, क्या होता है, टॉल, टॉलर और ये वाला टॉलेस्ट, ये जो इसमें दे रखा है टॉलेस्ट, ठीक है। तो ये मोर टॉल कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों ये आउट ऑफ एनीबडी, एनी बॉय, ऐसा कुछ लिखते नहीं है। डिग्री जब हम इंटरचेंज करते हैं, डिग्रीज बदलते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, इस प्रकार से जब डिग्रियों का आदान प्रदान बदलते हैं तो उसमें आउट ऑफ ये इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, ठीक है। रघु इज, जब एनी अदर का हमें इस्तेमाल करना हो डिग्री के अंदर, तो दोस्तों हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी पड़ती है। कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव। तो इसमें क्या सेंटेंस बना सकते हैं हम इसको, रघु इज टॉलर, रघु इज टॉलर देन, रघु इज टॉलर देन, THAN, रघु इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन माई क्लास। तो ये ऑप्शन भी वैसे गलत हो गया, तो इसका सही उत्तर क्या है, रघु इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास, रघु मेरे क्लास में सबसे लंबा लड़का है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चौथा नंबर, पैसिव वॉइस देखना है, हु रोट दिस पोएम, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक चीज़ सीख लो कि जब हु से आपको क्वेश्चन पूछ ले और पैसिव करवा रहा है बंदा, तो हु किस में चेंज होगा दोस्तों, बाई हुम में, ठीक है। तो देखते हैं किस में बाई हुम नहीं है दोस्तों, चारों में बाई हुम दे रखा है, बाई हुम, बाई हुम, बाई हुम, ठीक है। बाई हुम, बाई हुम के तुरंत बाद क्या आता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब, क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखते हैं इसमें कौन सी वर्ब है, इसमें वर्ब क्या है, रोट, रोट किसकी वर्ब है दोस्तों, राइट की वर्ब है, राइट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या है, रोट, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न, राइट, रोट, रिटर्न। लिखा, लिखता है, लिखा और लिख चुका, ठीक है, इस प्रकार से। तो रोट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का भी हमने किया है, फिलहाल पीछे किया था जो वाक्य था वो भी पास्ट इंडेफिनिट का था। तो पास्ट सेकंड फॉर्म किस में आती है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, वॉज वर में, वॉज वर, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म तो आती है पैसिव में, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बाय होम आ गया, प्लस क्या आएगा अब, वॉज, बाय होम वॉज। तो इसमें भी वॉज नहीं है, इसमें भी हैज़ नहीं है, वॉज वर आएगा, ठीक है। तो इसमें भी वॉज दे रखा है और इसमें भी वॉज दे रखा है। देखते हैं कौन सा सही है, बाय होम वॉज, फिर क्या है, दिस पोएम, तो लिखते हैं दिस पोएम, बाय होम वॉज दिस पोएम, ठीक है, यहाँ तक सही है। बाय होम वॉज दिस पोएम, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म, रिटर्न। ये बींग नहीं आएगा दोस्तों, इसमें बींग लगा रखा है। बींग तब आता है जब वाक्य में ING दे रखा हो, ठीक है, ING की फॉर्म हो। ING की फॉर्म होता है जब चेंज करते वक्त बींग लगा देते हैं और उस वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं जो वर्ब रहती है। जैसे कि आई एम रीडिंग ए बुक, ठीक है, आई एम रीडिंग ए बुक। तो रीडिंग में क्या होता है कि रीडिंग में से जो रीड है, या आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर देख लेते दोस्तों। रीड से आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म तीनों ही एक जैसी होती है, रीड, 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 ठीक है। राइट की अलग होती है, राइट, रोट, रिटर्न, ठीक है। जैसे आई एम राइटिंग अ बुक या आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो राइटिंग, इसमें क्या होगा, बीइंग लग जाएगा और राइट जो है मेन वर्ब उसको थर्ड फॉर्म बना दिया जाएगा, राइट, बीइंग रिटन हो जाएगा वो, ठीक है। उसमें बीइंग रिटन हो जाता है, राइटिंग का बीइंग रिटन हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों ये रोट सेकंड फॉर्म में, तो इसको थर्ड फॉर्म लिखेंगे, रिटर्न और बीइंग नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही। बाय हुम वाज दिस पोएम रिटन, ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई थी, या हु रोट दिस पोएम, ये एक्टिव का और ये पैसिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज द करेक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। व्हाई हैडंट शी अटेंड द मीटिंग,
दोस्तों हैड है पास्ट परफेक्ट का, और परफेक्ट में क्या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन इसमें फर्स्ट फॉर्म दे रखी है जो कि गलत है। वाई डिडंट शी अटेंड द मीटिंग, एकदम सही है दोस्तों, डिड दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये तो सही है। वाई डिडंट शी अटेंडेड द मीटिंग, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि डिड दे दिया और वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो भी मानो उसको वो दे दी है, ठीक है, इसकी वजह से ये गलत हो गया। डिड के साथ क्या आती है ऑप्शन बी में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वैसे गलत हो गया। फिर है वाई हैवंट शी अटेंडेड द मीटिंग, ठीक है, ये दोस्तों वाक्य ऑप्शन डी का जो है ये स्ट्रक्चर वाइज सही है, ठीक है, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीनिंग वाइज ये गलत है, ठीक है। मीनिंग वाइज आप देखिए, मैं आपको हिंदी में सुना के बताता हूँ कि उसने मीटिंग अटेंड क्यों नहीं की है, वह उसने मीटिंग अटेंड क्यों नहीं की है, ठीक है। तो चलती मीटिंग में ऐसा नहीं बोल सकते कि उसने मीटिंग अटेंड क्यों नहीं की है। जब मीटिंग हो जाती है, ठीक है, जब मीटिंग हो चुकी है, मीटिंग को ख़त्म हुए 15 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए या 5 मिनट ही हुए हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो कि वो मीटिंग में क्यों नहीं आई, ठीक है। आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि वो मीटिंग में क्यों नहीं आई है, वह मीटिंग में उपस्थित क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी दोस्तों सिमेंटिक एरर है, ठीक है, ऑप्शन डी में मतलब नहीं दे रहा है, अर्थ नहीं दे रहा है, अर्थ सही से नहीं दे रहा है, स्ट्रक्चर वाइज तो सही है लेकिन मीनिंग वाइज गलत है, इसलिए इसको भी बोर्ड ने गलत माना, इसको भी गलत माना और ये भी गलत था, तो ऑप्शन सी को सही माना कि वह मीटिंग में क्यों नहीं आई, ठीक है, वह मीटिंग में क्यों नहीं आई, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि द मटेरियल शुड बी अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स मेंटल एज, मेंटल एबिलिटी, ग्रेड एंड लेवल। ये होता है दोस्तों सिलेक्शन, ठीक है, सॉरी, ये होता है दोस्तों सिलेक्शन। जब हम कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो बच्चे की मेंटल एज के अकॉर्डिंग उसकी मेंटल एबिलिटी का कितना वो पढ़ पाएगा, ये चीज़ें देखती हैं कोर्स को बनाते समय, वो कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन दोस्तों। और उस बनाए गए सिलेबस को, टीचिंग मटेरियल को, टीचिंग आइटम को, उसको ग्रेड करना फिर, ठीक है, कि पहले ये पढ़ाऊंगा, बाद में ये पढ़ाऊंगा, या कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट चलूँगा, या मीनिंग्स में इतने ही मीनिंग पढ़ाऊंगा, इसको बोलते हैं ग्रेडिंग, ठीक है, ग्रेडिंग बोलते हैं इसको, ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। प्रश्न क्या कर रहा है कि जो मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, बच्चे की मानसिक आयु के अनुसार होना चाहिए, मानसिक योग्यता के अनुसार होना चाहिए, उसके ग्रेड के अनुसार होना चाहिए, कौन सी क्लास में वो, उसके स्तर के अनुसार होना चाहिए। ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन कहलाता है दोस्तों ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि डैश मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक लर्निंग। डैश मीन्स, डैश का क्या अर्थ है, उसमें भरना है डैश में, ठीक है, हैबिट फॉर्मेशन है, इंटरेस्ट है, मल्टीपल लाइन है या प्रोपोर्शन है। तो दोस्तों इसमें प्रोपोर्शन है, अनुपात, ठीक है, मतलब सभी चीज़ों पर ध्यान देना, लिंग्विस्टिक जितने भी आइटम हैं, ठीक है, लैंग्वेज के जितने भी आइटम हैं उन पर सब पर बराबर ध्यान देना, जैसे LSRW, ठीक है, LSRW, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पे ध्यान दे रहे हैं, 90% ध्यान इसी पे लग रहा है, ठीक है, या 80% इसी पे ध्यान दे रहे हैं, बराबर 25% इक्वल टू ईच, सभी पर 25% सभी पर, मतलब बराबर ध्यान देना। 25 का कोई ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, ठीक है, ये कोई अथेंटिक नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि सब पर बराबर ध्यान देना, हर एक स्किल पर, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, ठीक है, रीडिंग में उसको बाँचने में दिक्कत आ रही है उस पर भी ध्यान देना। टीचर का फर्ज होता है कि वो हर चीज़ पे ध्यान दे, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, अनुपात का या समानुपात जो भी बोलते हैं हिंदी में इसको, उसका सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्रिएट्स जील टू लर्न समथिंग न्यू इन लैंग्वेज। सीधा सवाल है यार, बच्चों वाला सवाल है, कौन सा सिद्धांत है जो बच्चे को सीखने के लिए मजबूर करता है। जब आप उसको मोटिवेट करोगे, जब आप उसको अभिप्रेरित करोगे तो वो सीखने के लिए उतावला हो जाएगा, उसके अंदर एक जोश पैदा हो जाएगा सीखने के लिए, समझ रहे हो, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। हैबिट फॉर्मेशन यानी उसको आप बार बार बुलवाते हो, एक वाक्य बुलवाते हो, एक अक्षर बुलवाते हो, एक शब्द बुलवाते हो, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। सिलेक्शन का भी मैंने आपको बताया ही था, प्रॉपर ऑर्डर का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रॉपर ऑर्डर में व्यवस्थित करना टीचिंग आइटम्स को जो आप पढ़ाने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द मेथड इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन टू द वेरियस डिमेरिट्स ऑफ जीटी मेथड इज। बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा ही आसान भी है दोस्तों, बार बार आता है ये सवाल कि जीटी के रिएक्शन में, ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से जो है हमारी शिक्षा प्रणाली चल रही थी काफ़ी सदियों से, ठीक है, वही बोरिंग सा एक मेथड था जिसके अंतर्गत बच्चे को जाते ही कुछ अल्फ़ाबेट सिखा दिए जाते, सीखने के बाद में कुछ वर्ड सीखने के बाद में उसको फिर जैसे वो बड़ा होता है 2-4 साल हो जाते उसको पढ़ते हैं, उसको क्या होता है नियम
बता दिए जाते हैं ग्रामर के, कि ये नियम होते हैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज की ग्रामर के, ठीक है। अब आपको इस नियम की मदद से ट्रांसलेट करना है, ठीक है, ट्रांसलेट करना है नेटिव लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज, ठीक है, या टारगेट लैंग्वेज टू मदर टंग, वाइस वर्सा ट्रांसलेशन चलता है दोनों भाषाओं का, जो हम बोल रहे हैं और जो सीखने वाले हैं, ठीक है, दोनों भाषाओं का आपस में ट्रांसलेशन करते थे। तो इस प्रकार का बोरिंग मेथड था और लोग तंग आ चुके थे। तो इसके बदले में दोस्तों जो मेथड आया था वो आया था डायरेक्ट मेथड, यानी कि नेचुरल मेथड जिसको बोलते हैं, ठीक है, नाम है इसका एक और, नेचुरल मेथड। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा नेचुरल मेथड है, तो वो है डीएम, डायरेक्ट मेथड दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता था कि बच्चे को जो है उसकी मातृभाषा बोलने की इजाज़त नहीं थी। जो टारगेट लैंग्वेज है, कोई भी टारगेट लैंग्वेज हो सकती है, जैसे कि हमारे यहाँ पर उत्तर भारत के लोगों की टारगेट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है दोस्तों, है ना। तो हमें इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती है। कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होती हैं जिनमें डायरेक्ट मेथड से काम पढ़ाते हैं वे लोग, ठीक है, तो वे इंग्लिश में ही बोलते हैं, उनकी बुक्स भी इंग्लिश में होती है, उनको काम भी, होमवर्क भी इंग्लिश में करना पड़ता है, चाहे से अंग्रेजी का हो या गणित का या सामाजिक अध्ययन का, किसी का भी हो, ठीक है, बातें भी इंग्लिश में करेंगे। तो ये चीज़ कराती है डीएम, डायरेक्ट मेथड। इसके गुस्से में आया था ये, कि लोग बोर हो चुके थे, यार क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से आया था ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, कि विच मेथड इज ऑल्सो नॉन एज नेचुरल, अभी बताया दोस्तों आपको कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। दोबारा आपको बता के टाइम खराब नहीं करूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द प्रोडक्टिव स्किल, बार बार बता सकता हूं दोस्तों, ठीक है। एक तो होती है रिसेप्टिव स्किल, एक होती है रिसेप्टिव। दोस्तों अगर समझ में ना आए तो बता देना, मैं कमेंट में लिख दूंगा। रिसेप्टिव स्किल्स, ठीक है, रिसेप्टिव स्किल होती है जिसमें आप कुछ प्राप्त करते हो। पहले ही बता चुका हूँ, ये सवाल पहले आ चुका है, आप चाहो तो पीछे जाके देख सकते हो, सॉरी। तो रिसेप्टिव स्किल्स क्या होती है दोस्तों, जिसमें आप कुछ प्राप्त करते हो, ठीक है। LSRW में से किस स्किल में आप प्राप्त करते हो, तो वो है लिसनिंग एक तो, और एक है रीडिंग, ठीक है। जब आप पढ़ते हो तो कुछ आपके अंदर जाता है ना, जब आप भांसते हो, पढ़ते हो, समझते हो, तो कुछ अंदर जाता है आपके दिमाग के, ठीक है, तो उससे आप कुछ प्राप्त कर रहे हो, आपका दिमाग कुछ अब्जॉर्व कर रहा है, कुछ प्राप्त कर रहा है आपका दिमाग। लिसनिंग जब आप कुछ सुन रहे हो, मेरे को आप सुन रहे हो लगातार, ठीक है, तो आप कुछ प्राप्त कर रहे हो ना, तो इसको बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल्स। और मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कुछ शब्द प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गई, प्रोडक्टिव स्किल। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, बार बार मैंने अभी लिखा यहाँ पर रिसेप्टिव, तो वो कुछ प्रोड्यूस किया ना मैंने, तो वो भी क्या होती है, प्रोडक्टिव स्किल है दोस्तों, समझ रहे हो। तो लिसनिंग और रीडिंग है रिसेप्टिव स्किल, और स्पीकिंग और राइटिंग है प्रोडक्टिव स्किल, ठीक है। तो इसमें देखते हैं स्पीकिंग और राइटिंग किसमें है, स्पीकिंग इसमें स्पीकिंग ही दे रखी है, बल्कि राइटिंग भी है प्रोडक्टिव स्किल होती है दोस्तों, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि व्हाट डू पीपल रीड फॉर प्लेजर, मज़े के लिए क्या पढ़ते हैं। लिटरेचर बिल्कुल पढ़ते हैं मज़े के लिए, लेबल्स नहीं पढ़ते कोई भी मज़े के लिए, ठीक है, और रिपोर्ट सूचना भी कोई मज़े के लिए नहीं पढ़ता है, और डिक्शनरी भी नहीं पढ़ता है, मजबूरी होती तो पढ़नी पड़ती है, कोई भी नहीं। मज़े के लिए क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ना, कहानियाँ पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं, शेर व शायरी पढ़ते हैं, तो वो सब किसका हिस्सा है, लिटरेचर का हिस्सा है वो, है ना। तो ये साहित्य को हम मज़े के लिए पढ़ते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज टू गेट एट द जीस्ट है, सॉरी गिस्ट नहीं है दोस्तों, ये जीस्ट है, ठीक है, जीस्ट। मैं आपको प्रोनाउंसिएशन करके दिखा देता हूँ इसकी, ये वाला जय है, जीस्ट, ठीक है। जीस्ट का अर्थ होता है दोस्तों कि द मैन और जनरल मीनिंग ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग, अ स्पीच और अ कॉन्वर्सेशन, किसी बातचीत का, किसी भाषण का या किसी लेखन का, मतलब जनरल आइडिया निकालते हो ना आप, उसको बोलते हैं कि इसका सामान्य अर्थ क्या है जो इसने बोला है अभी, ठीक है। तो मेन मोटी मोटी बातें क्या हैं, मोदी जी जो है कई जगह रैलियाँ करते हैं, कोई भी नेता हो, मैं मोदी जी का विशेष कोई ना विरोध करता हूँ ना समर्थन करता हूँ, ठीक है। तो कोई भी नेता है वो 1-1 घंटे तक भाषण देता है, ठीक है। तो हमें जो न्यूज़ वाले शाम को बताते हैं ना कि आज इस पर्टिकुलर नेता ने ये बातें कही है ना, ये बातें कही हैं, तो वो पूरा भाषण नहीं सुनाएंगे आपको कि देखिए पूरा भाषण। अब भाषण तो नेताजी घंटे का देते हैं, 1.5 घंटे का देते हैं, तो वो कैसे सुना सकते हैं, ठीक है, आप बोर हो जाओगे, सुनोगे नहीं। तो वो मेन बिंदुओं को आपको बता देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो मेन जो पॉइंट निकाल लेते हो ना आप, उसको बोलते हैं गीस्ट, ठीक है, टू गेट एट द गीस्ट ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। वो चीज़ आप किसके अंतर्गत करते हो, वो स्कीमिंग के अंतर्गत करते हो, लाइब्रेरी स्कैनिंग या
अलाउड। तो किसके अंतर्गत करते हो दोस्तों? वो करते हो आप स्कीमिंग के अंतर्गत करते हो, समझ रहे हो? स्कीमिंग, जब आप पढ़ लेते हो पूरा पैराग्राफ, जैसे अभी आगे एक पैराग्राफ आएगा उसको हम पढ़ेंगे, उसके अंदर से अगर आप उसको सरसरी निगाह से पढ़ते हो, उसका मेन आइडिया निकालना चाहते हो कि ये क्या कहना चाहता है, ये पैराग्राफ वाला या ये न्यूज़ वाला या ये आर्टिकल जो लिखा है इसने, वो क्या कहना चाहता है, जो मेन आइडिया निकालना चाहते हो, मुख्य आइडिया निकालना चाहते हो, उसको स्कीमिंग बोलते हैं। और स्कैनिंग बोलते हैं दोस्तों जब आप पूरा लेख पढ़ते हो और उसमें से आपको एक सूचना चाहिए। मान लीजिए कि वो जनसंख्या के ऊपर आंकड़ा है, ठीक है, जनसंख्या के ऊपर लेख है और आपको उसमें से ढूंढनी है राजस्थान की जनसंख्या, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसको पूरा पढ़ोगे, लेकिन जहां पर राजस्थान आएगा आपकी आंखें तुरंत रुक जाएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं स्कैन करना दोस्तों, ठीक है। तो उत्तर हमारा स्कैन से नहीं है, हमारा उत्तर सही है स्कीमिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 14 नंबर, विच टीचिंग एड कैन बी यूज टू टीच लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन। सीधा सा उत्तर दिख रहा है, आपको दिखता नहीं क्या दोस्तों? उत्तर क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है। टेक्स्ट बुक से दोस्तों लिसनिंग का कोई रिश्ता नहीं है, ना ही वर्ड कार्ड से। टैप रिकॉर्डर आप सुनोगे, लिंगुआ फोन सुनोगे आप, ठीक है, तो उससे आपकी जो लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन है, जो सुनने की जो क्षमता है, अंग्रेजी को सुनने की, कोई भी टारगेट लैंग्वेज सुनने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी आपकी, ठीक है। किससे बढ़ेगी? टैप रिकॉर्डर से बढ़ेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच, अरे यार पेन लेता हूँ, पेन लेने के चक्कर में ये क्वेश्चन चेंज हो जाता है बार बार, कोई बात नहीं है दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, ये हो रहा है कुछ प्रॉब्लम। खैर, व्हाट कैन बी यूज्ड एज प्रॉप्स फॉर डायलॉग्स इन ऑर्डर टू टीच न्यू लेक्सिकल और स्ट्रक्चरल आइटम्स। डायलॉग बोलने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आप कोई भी मतलब मीनिंग्स पढ़ा पाओ, लेक्सिकल यानी मीनिंग्स वाले आइटम पढ़ा पाओ या स्ट्रक्चर्स पढ़ा पाओ। तो दोस्तों क्या होता है कि जो आपका मेथड है CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, उसके अंतर, उस सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है कि आप बच्चों को रियलिया के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, ठीक है। रियलिया क्या होता है दोस्तों कि कोई भी जो है टीचिंग आइटम वो ऑथेंटिक होना चाहिए, समझ रहे हो? क्या होना चाहिए? ऑथेंटिक होना चाहिए। कोई भी आप सब्जेक्ट ले जाओ, कोई भी आप बल्ब ले जाओ कि आज क्लास में बल्ब के ऊपर बात करेंगे, है ना। आप एक गैस सिलेंडर नहीं ले जा सकते तो उसका एक मॉडल बना लो या उसका एक चित्र बना लो, वो ले जाओ और बच्चों को दिखाओ कि आज इसके ऊपर बात करेंगे, समझ रहे हो? तो ये चीज़ है बस, और कुछ नहीं। इसको बोलते हैं रियलिया। कोई न्यूज़पेपर की कटिंग ले जाओ, वो भी रियलिया होता है। लेकिन टेक्स्ट बुक अगर आ जाए परीक्षा में कि रियलिया क्या है, टेक्स्ट बुक, ठीक है, विच इज टॉट इन अ क्लासरूम, टेक्स्ट बुक जो क्लास में पढ़ाई जाती है वो रियलिया नहीं है दोस्तों, ठीक है। टेक्स्ट बुक है, डिक्शनरी है, ये रियलिया नहीं है, ठीक है। दीज आर नॉट रियलियाज। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि द टेस्टी हैज टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद करेक्ट ऑप्शन। मतलब परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को क्या करना है? दूसरा शब्द लिखना है सही ऑप्शन में। 4 ऑप्शन दे रखे, उसमें से ढूंढ के सही उत्तर लिखना है, ठीक है। रिप्लेस करना है, लिखना है। तो लिखने से कौन सी जो है स्किल टेस्ट की जाएगी? लिखने से तो लिखने वाली टेस्ट की जाएगी, सीधी सी बात है। कौन सी? राइटिंग स्किल चेंज होगी, टेस्ट होगी ना। राइटिंग स्किल को चेक किया जाएगा इससे कि वो सही अर्थ, सही शब्द उठा पा रहा है कि नहीं उठा पा रहा है, लिखता कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि डैश मेजर्स अ स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक टास्क विच ही विल लेटर बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, ठीक है। लर्नर यानी विद्यार्थी के जो भाषा स्तर को मापने के लिए या विद्यार्थी की योग्यता को जांचने के लिए कौन सा टेस्ट लिया जाता है दोस्तों? तो उस टेस्ट को बोलते हैं ऑप्शन बी, प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। भाषाई दक्षता टेस्ट होता है जिसके अंदर भाषा के बच्चे के अंदर भाषा का स्तर कितना है, कितना वो भाषा को जानता है, और ख़ास तौर पे स्पोकन लैंग्वेज को टेस्ट किया जाता है, कितना भाषा वो बोल सकता है बच्चा, भाषा को कितना बोल सकता है। उस टेस्ट को जो बोलते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलता है। प्रोफिशिएंट कितना है, वो कितना दक्ष है उस भाषा में कि बोल पाता है कि नहीं बोल पाता है। कुछ लोगों को भाषा आती तो लिख सकते हैं, ठीक है, पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। किसी को समझा सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, फ्लुएंटली बोल नहीं सकते। तो वो चीज़ टेस्ट की जाती है किसमें? प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 18 नंबर क्वेश्चन है, डैश टेस्ट मेजर्स द लैंग्वेज स्किल नेचुरली। कौन सा जो टेस्ट है वो भाषा को नेचुरली, प्राकृतिक रूप से जांच करता है कि इसको भाषा कितनी आती है, ठीक है। तो दोस्तों जो सब्जेक्टिव टेस्ट है हमारा वो भाषा को नेचुरल
तरीके से जांचता है भाषा कितने अंदर हमारे है, भाषा की दक्षता हमारे अंदर कितनी है, कितने हम उस भाषा में स्किल्ड हैं, कौशल पूर्वक हैं, हिंदी में जो भी कौशल बोलते हैं कौशल पूर्वक, हम कितने मतलब दक्ष हैं उस भाषा में, वो जांचता है सब्जेक्टिव टेस्ट। हम भाषा में किस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, कितना लिख सकते हैं, हमारी उस भाषा में पर्टिकुलर वोकेबलरी कितनी है, कितना हमें उसका डिक्शन आता है, कितने शब्द आते हैं, ठीक है, किस प्रकार के हम स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं, सारी चीज़ ध्यान में आ जाती है। सब्जेक्टिव टेस्ट लेने से पता चल जाता है कि इसको भाषा कितनी आती है, ठीक है। एमसीक्यू टेस्ट है दोस्तों, उसमें भाषा कितनी आती है ये पता नहीं चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ फेलियर इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज। व्हाट इज द कॉज ऑफ फेलियर, सेकेंड लैंग्वेज सीखने में जो असफलता मिलती है उसका कारण क्या है। होम असाइनमेंट गृह कार्य देने से, ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज, डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब परीक्षा रहते हैं बार बार बच्चों की उससे, या पठन की जो रणनीति है उससे। तो दोस्तों इसमें होता है ऑप्शन बी, ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाता है टारगेट लैंग्वेज का। ओवर सिंप्लीफिकेशन का अर्थ होता है दोस्तों अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिचुएशन, अ प्रॉब्लम दैट इज टू सिंपल एंड दैट इग्नोर्स सम ऑफ द फैक्ट्स। मतलब कोई भाषा है, ठीक है, उसको आप इतना ज़्यादा बच्चों को सिंपल बताते हो कि उसकी कुछ भाषा की जो सच्चाई है, जो हकीकत है कि हाँ ये भाषा कठिन है, वो छिप जाती है इससे, ठीक है। आप बताते हो कि ये भाषा बड़ी आसान है, कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, तो बच्चा भी उसको फिर हल्के में ले लेता है टारगेट लैंग्वेज को, ठीक है। हल्के में लेना, ओवर सिंप्लीफाई कर देता है टीचर उसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान करके बताता है, उसकी वजह से वो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक भाषा सीखने में, इसलिए भाषा सीखने में असफल हो जाते हैं सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ग्रामेटिकल एरर रिफर्स टू, ग्रामेटिकल एरर का किससे संबंध है। इनअप्रोप्रिएट वर्ड से, स्पेलिंग एरर से, लेक्सिकल एरर से, या एरर्स इन सिंटैक्स दोस्तों। तो कौन सा है ये ग्रामेटिकल का जो एरर है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स का नहीं दोस्तों, स्पेलिंग का तो एरर है वो स्पेलिंग का ही कहलाता है, या लेक्सिकल बोल सकते हैं उसको, ठीक है, ये लेक्सिकल एरर कहला सकता है। लेकिन जो सिंटैक्स में गलती आती है, ठीक है, स्ट्रक्चर में गलती आती है, ठीक है, वर्ब को इधर लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिख रहे हैं, फिर सब्जेक्ट को लिख रहे हैं, किधर एडवर्ब घुसा दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं एरर इन सिंटैक्स, स्ट्रक्चर में गलतियाँ। तो ये होती है दोस्तों ग्रामेटिकल एरर, ये कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, फिर इसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। वी पल्यूट आवर इन्वायरमेंट बाय थ्रोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट केयरलेसली। हम हमारे वातावरण को दूषित करते हैं, और किस प्रकार से करते हैं कि हम लापरवाही पूर्वक जो है अलग अलग चीज़ों को फेंक देते हैं। मेथड्स ऑफ वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट रीयूज एंड रिसाइकलिंग आर दी प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर मैनेजिंग वेस्ट। तो इस वेस्ट को हम ऐसे फेंकते हैं, इससे अच्छा हमें इसका एक मैनेजमेंट, एक इसको व्यवस्थित कर लेना चाहिए। किस प्रकार से कि हम इसको कचरे को कम करें या फिर इस कचरे को हम दोबारा से यूज़ करने लायक जैसा बना लें। दिस प्रॉब्लम इज़ मोर सीरियस इन सिटीज़ बिकॉज समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ प्रॉपर प्लेस टू डंप द वेस्ट। और ये समस्या दोस्तों शहरों में सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको जगह नहीं मिलती है डंप करने के लिए, यानी फेंकने के लिए, कचरा फेंकने के लिए आपको एक उचित जगह भी नहीं मिलते हैं। गार्बेज बिन्स यानी डस्टबिन्स, गार्बेज बिन्स यानी डस्टबिन नहीं मिलती है आपको। डस्टबिन्स ओवरफ्लो इन बिग सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में ये ओवरफ्लो हो जाती है, भरी हुई रहती है डस्टबिन्स जो होती है, गार्बेज जो जिसमें कचरा फेंकते, सॉरी। द वेस्ट बिगिन्स टू रोट आफ्टर फ्यू आवर्स एंड स्टिंग्स। और जो कचरा होता है दोस्तों उस गार्बेज बिन्स के अंदर वो सड़ना शुरू हो जाता है कुछ ही घंटों बाद में, और फिर बाद में वो उसमें से बदबू आने लगती है। इट बिकम्स अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो हानिकारक जो जीवाणु हैं उनकी वो पैदाइश बन जाती है, ठीक है, उनका वो जन्म स्थान बन जाता है, वहाँ पे उस गार्बेज में से वो पैदा होने लग जाते हैं। विच वुड स्प्रेड इल हेल्थ एंड डिजीज, उससे जो है ख़राब स्वास्थ्य फैलता है, ख़राब स्वास्थ्य हो जाता है लोगों का, और बीमारियाँ फैलती है जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, कॉलेरा और डेंगी। इसको डेंगी बोलते हैं दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों इस पैराग्राफ पर आधारित अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे यार ये पेन लेता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स
इज ए सिनोनिम फॉर डंप, यानी डंप का पर्यायवाची, डंप यानी फेंकना, कचरा फेंकना। तो उसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का भी अर्थ होता है फेंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 22। एंटोनिम ऑफ रिडक्शन, घटाना, रिडक्शन यानी घटाना। तो घटाना का जो है उल्टा क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है, सॉरी उल्टा कुछ नहीं होता है, विलोम शब्द होता है। तो उसका विलोम शब्द होता है दोस्तों प्रमोशन। ठीक, प्रमोशन यानी बढ़ाना, रिडक्शन यानी घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेलिंग किसकी लिख रखी है दोस्तों, फर्टाइल है, FERTILE, फर्टाइल। फर्टाइल यानी उपजाऊ भूमि, प्रोडक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24। द वर्ब पल्यूट, पल्यूट यानी प्रदूषित करना। प्रदूषित करना, पल्यूट से जो वर्ब निकलती है वो होती है दोस्तों पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। ठीक है, इसका अर्थ होता है प्रदूषित करना और इसका अर्थ होता है प्रदूषण, पॉल्यूशन, प्रदूषण, ये नाउन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। छोटे छोटे इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। ठीक है, आप सोचो कि ये पॉल्यूटेबल कुछ होता है। ठीक है, ना तो ये पॉल्यूटेड कुछ होता है, ना पॉल्यूटेड होता है, ना पॉल्यूटेशन कुछ होता है। ठीक है, सिर्फ पॉल्यूशन और पॉल्यूट ये दो वर्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 25 नंबर कि ये कह रहा है कि फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड फॉर द फ्रेज गिवन बिलो। कवरिंग वेस्ट इनटू रीयूजेबल। ठीक है, जो कचरा है उसको रीयूजेबल बनाना, यानी दोबारा इस्तेमाल कर सकें ऐसा बनाना। तो सीधे सी बात है दोस्तों रिसाइकलिंग। रिसाइकिल करना यानी कचरे को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाना, उसको बोलते हैं रिसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर दोस्तों। ये पहले पैराग्राफ है, इसको पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि आई हैव एक्सेस एक्सेस का अर्थ होता है पहुंच। आई हैव एक्सेस टू सेफ वाटर एंड टू अवॉइड वाटर क्राइसिस इन द नियर फ्यूचर इट इज़ नेसेसरी दैट करेक्ट पॉलिसीज एंड स्कीम्स आर मेड। कि ये कह रहा है कि मेरी पहुंच तो है साफ पानी तक, ठीक है, यह पानी मेरे को एकदम सुरक्षित तरीके से मिल रहा है, ऐसा नहीं कि मैं कोई पानी की कमी मेरे पास या और कुछ। ठीक है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि आने वाले जो भविष्य है, आने वाला जो फ्यूचर है, उसमें ये वाटर क्राइसिस हो सकता है। ठीक है, पानी की समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए हमें इसके लिए कुछ नीतियाँ बनानी चाहिए, कुछ योजनाएं लानी चाहिए। वाटर कंजर्वेशन यानी पानी का संरक्षण करना, उसको बचाना, जल संरक्षण। वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट, और इसका उचित तरीके से इसका व्यवस्था करना कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इफेक्टिव स्टेप्स टू अवॉइड वाटर क्राइसिस। ठीक है, हम जल संरक्षण करें या इसकी व्यवस्था करें, जल संरक्षण की व्यवस्था करें, ये एक प्रभावशाली कदम होगा। ठीक है, वाटर क्राइसिस से बचने के लिए, पानी की समस्या से बचने के लिए। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का अर्थ भी होता है संरक्षण, बचाना। ये कहता है कि इंडिया का, भारत का एक पुरानी परंपरा रही है जल संचय की या जल संरक्षण की। हार्वेस्टिंग रेन वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू टैकल द वाटर क्राइसिस। टैकल यानी सामना करना। ये कह रहा है कि बारिश के पानी को इकट्ठा करना ये एक प्रभावशाली तरीका था पानी की समस्या से बचने का। ये था क्या है, सॉरी, ठीक है, बोलने में थोड़ा हो जाता है दोस्तों। द बेसिक प्रिंसिपल इज टू कलेक्ट द रेन वाटर वेयर इट फॉल्स, यूज इट एंड लेट इट सिप इनटू द ग्राउंड। ये कह रहा है कि मूल सिद्धांत क्या है वर्षा के पानी का इस्तेमाल करने का, कि पहले उसको इकट्ठा करो। ठीक है, जहाँ भी वो बारिश हो रही है वहाँ पर उसको इकट्ठा करो, फिर उसको इस्तेमाल करो, फिर उसको ज़मीन में बह जाने दो। सीप यानी बहना। ठीक है, SWP, सीप इनटू यानी बहना या रिसना या टपकना। फिर ये कहता है कि इन दिस राष्ट्रपति भवन इज लीडिंग द वे। राष्ट्रपति भवन में भी यही हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर भी बारिश के पानी को काम में लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू बिल्डिंग्स इन दिल्ली दैट कंजर्व्स रेन वाटर। दिल्ली में कुछ ही बिल्डिंग है जहाँ पर ऐसा हो पाता है, उनमें से एक है राष्ट्रपति भवन, जहाँ पर जल संरक्षण का कार्य होता है, बारिश के पानी को बचाते हैं वे लोग, इकट्ठा करके रखते हैं। आइज वॉल इन मिजोरम मीट्स मोस्ट ऑफ इट्स वाटर नीड्स थ्रू रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। ठीक है, मिजोरम का एक स्थान है आइजॉल, वहाँ पर इसी प्रकार से लोग क्या करते हैं, बारिश जब होती है तो छत पर वे लोग, उन्होंने बना रखा है ऐसा सिस्टम कि जल जो उनकी छत पे जो जल गिरता है, वर्षा का पानी गिरता है, उसको वे लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से हैं। तो दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जैसे कि दिस, दैट, दीज और दोज, सच, द सेम, ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। जैसे कि दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन, आप दिखाते हो, डिमॉन्स्ट्रेट करते हो। डिमॉन्स्ट्रेट इसलिए बोलते हैं इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव कि आप इनको दिखाते हो। दिस इज़ माई ब्रदर, ये मेरा भाई है,
दैट इज़ माई फादर, वो मेरा बाप है, सॉरी वो मेरे पिताजी हैं, ठीक है। दैट इज़ माई फादर अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं, इसलिए मेरे हिंदी में मुंह में से निकल गए। खैर, तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये मेरी किताबें हैं। दीज आर माई बुक्स, ठीक है। दोज आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं। तो इस प्रकार से दिस, दैट, दीज, दोस्त ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। खैर 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आई हैव एक्सेस टू सेफ वाटर, ये कहता है कि हैव जो है वो कौन सी वर्ब है। ये है दोस्तों प्रेजेंट फॉर्म में, आई हैव मेरे पास है, ठीक है। तो देखते हैं किसमें ये ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है या वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट है। ये सिंपल प्रेजेंट की वर्ब है दोस्तों, ठीक है। ये किसकी है, सिंपल प्रेजेंट की वर्ब है कि मेरे पास पानी है, एक सुरक्षित पानी है मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव इन द करेक्ट फॉर्म। नियर, मोर नियर नहीं होता दोस्तों कुछ भी, नियर का होता है नियरर, NEARER, नियरर, ईयर आ जाएगा लास्ट में। नियर, नियरर, नियरेस्ट। करेक्ट का होगा दोस्तों करेक्ट, मोर करेक्ट, करेक्टेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है। फिर है, ये भी गलत हो गया। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट होता है दोस्तों, EST आ जाएगा लास्ट में, फ्यू के EST, फ्यूएस्ट। फिर है इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव, एकदम सही है दोस्तों, ठीक है। ये तीनों गलत है, ठीक है, और ये सही है एकदम, इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव और मोस्ट इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि इन द फ्रेज वाटर क्राइसिस इन द नियर फ्यूचर, डिटरमाइनर जो है वो कौन सा है इसमें, इस फ्रेज में। अरे यार, वाटर क्राइसिस इन द नियर फ्यूचर, तो डिटरमाइनर एक ही दिखाई दे रहा है दोस्तों मेरे को, ये है डिटरमाइनर, ठीक है। ये क्या है, डिटरमिनर है, द, ठीक है। वाटर क्या है, ये भी नाउन है, क्राइसिस भी नाउन है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें डिटरमिनर क्या रह गया, द, ऑप्शन सी। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि कंजंक्शंस इन द पैसेज आर, इस पैसेज में कंजंक्शंस क्या हैं। एंड दैट, एज ऑफ, वेयर, लेट, मोस्ट थ्रू, ठीक है। देखते हैं क्या कंजंक्शन है कि आई हैव एक्सेस टू सेफ वाटर एंड, एक तो आ गया एंड, ठीक है। तो एंड किस ऑप्शन में दोस्तों, एंड इसमें एक ही ऑप्शन में है और वो है ए। एंड टू अवॉइड वाटर क्राइसिस इन द नियर फ्यूचर इट इज़ नेसेसरी दैट, दैट भी आ गया दोस्तों। तो इसमें एंड और दैट दोनों दे रखे हैं, तो हमारा कंजंक्शन क्या हो गया, एंड और दैट। तो दोस्तों ये हमारा पेपर था आज का 2018 की लेवल 2 की लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश का पेपर दोस्तों। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो रीड की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उनके साथ शेयर कीजिए। और जो कोई भी आपके दोस्त या आप खुद में कुछ भी अंग्रेजी की कोई भी कमी है या कोई टॉपिक नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो टॉपिक आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। अगर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। थैंक यू दोस्तों।